हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट्स के एलिमेंट के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं एलिमेंट क्या होते हैं। देखिए, कोई भी लैंग्वेज होती है, जब हम उसको चलाते हैं, रन करते हैं या उसमें कोई भी कार्य करना होता है, तो उस कार्य करने के लिए हम जिन जिन तत्वों का यूज़ करते हैं वो उसी लैंग्वेज के एलिमेंट होते हैं। जावा स्क्रिप्ट के यदि एलिमेंट की बात करें तो उसमें आते हैं आपके ऑब्जेक्ट, वेरिएबल, एरे, ऑपरेटर, इवेंट्स, इवेंट हैंडलर, स्टेटमेंट्स और फंक्शन। तो ये सब जो है वो जावा स्क्रिप्ट के एलिमेंट्स हैं, जिनका यूज़ करके जो है हम किसी भी HTML वेब पेज में हम कार्य को कर सकते हैं और यूज़र के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट के सबसे पहले एलिमेंट के, वो है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? देखिए, ऑब्जेक्ट जो है पहले से बने हुए कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल को चलाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की मदद से हम राइट मेथड को कॉल करते हैं। मेथड मतलब क्या होती है? जो काम ऑब्जेक्ट कर सकता है, जो काम ऑब्जेक्ट कर सकता है उन्हें हम बोलते हैं मेथड। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट एक प्री डिफाइंड या पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट्स की मदद से हमने राइट मेथड्स को यहाँ पे कॉल किया। राइट मेथड मतलब राइट, ये भी क्या है? एक पहले से बनी हुई मेथड है। ये मेथड क्या करती है? जो भी आप इसके अंदर स्ट्रिंग देते हो उसको स्क्रीन पर दिखा देती है, स्क्रीन पर टाइप कर देती है। तो राइट मेथड जो है वो हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल कर पा रहे हैं। यदि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉल नहीं करोगे तो ये रन नहीं होगी। आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे तो ये रन नहीं होगी। तो ये क्या होता है? पहले से बने हुए कुछ सेट होते हैं, उन्हीं सेट की मदद से आप जो है जावा स्क्रिप्ट में कोई काम कर पाते हैं। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं आगे। तो आगे आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? तो वेरिएबल एक तरह से डब्बा होते हैं। डब्बा क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपने एक HTML पेज बनाया, ठीक है, और HTML पेज में आपने वैल्यू रखी, जैसे कि आपको 2+3 करना है। अब 2+3 ऑपरेशन कब कर पाएगा? जब उसके पास ये 2 और 3 वैल्यू रखने की कहीं जगह हो। तो वेरिएबल क्या करते हैं? एक तरह से वैल्यू रखने का ही काम करते हैं। जैसे कि आपने वैल्यू दी 2, तो वेरिएबल क्या करेगा? उस वैल्यू को एक डब्बे में डाल देगा, एक कंटेनर में रख देगा। फिर दूसरी वैल्यू 3, तो एक और वेरिएबल लेंगे आप और वो एक और जगह बना देगा मेमोरी में, तो वहाँ पे आप रख दोगे 3। मतलब वेरिएबल क्या होता है? जैसे आप वेरिएबल बनाते हो तो मेमोरी में एक जगह खाली हो जाती है। आपने 2 वेरिएबल बनाए तो 2 जगह खाली हो गई। एक वेरिएबल में आपने रख दी 2 और एक में रख दिया आपने 3। और जैसे ही कोई ऑपरेशन करेंगे तो आप उसका भी एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल में इन दोनों का जो भी ऑपरेशन होगा वो आप यहाँ पर रखेंगे। तो वेरिएबल जो है एक कंटेनर होता है जिसमें आप वैल्यूज़ को रखते हैं और उन वैल्यूज़ को ज़रूरत पड़ने पर आप यूज़ करते हैं। ये वेर डेटा टाइप है और इसमें वेरिएबल का नाम है ए। तो जैसे ही आपने वेर ए लिखा तो मेमोरी में एक जगह खाली हो गई और उसको नाम दे दिया ए। यानी कि अब जो भी वैल्यू आएगी वो ए की वैल्यू हो जाएगी और उसकी वैल्यू हमने दे दी 10। तो यहाँ पे आप डाल देंगे तो ये इसमें 10 स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ए जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू 10 स्टोर है। वेरिएबल को बनाने के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले तो उसका नाम कुछ भी हो सकता है, ये तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो भी नाम आप लिख रहे हैं वो जो है हमेशा अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए। फिर इसके बाद जब हम किसी वेरिएबल को बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको वेरिएबल को बनाया है, तो जब हम वेरिएबल को बनाते हैं तो उसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करना। इसके बाद क्या होता है? जैसे कि आपने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया C और C में आपने 4 लिख दिया, तो यहाँ पे जो है आपका प्रोग्राम एरर देगा। एरर देगा क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई वेरिएबल यूज़ करते तो यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। बिना डिक्लेयर के आप उस वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकते। यदि ऐसा होता है तो वेरिएबल नेम अनडिफाइंड नाम की एरर आएगी। एरेज, एरेज क्या होते हैं? एरेज वेरिएबल का एक सेट होते हैं। देखिए, जैसे कि अपने पिछली स्लाइड में देखा था कि हमने एक वेरिएबल बनाया था ए, एक बनाया था बी। यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल बनाने थे, यानी कि 2 कंटेनर बनाने थे आपको अपने मेमोरी में, तो आपने 2 इजीली बना लिए। पर मान लीजिए आपको 100 कंटेनर बनाने हैं, यानी कि 100 जगह बनानी है, तो आप क्या करेंगे? 100 वेरिएबल के नाम लेंगे? नहीं, क्योंकि यदि आप 100 वेरिएबल के नाम लोगे तो प्रोग्राम जो है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए यूज़ करते हैं हम एरे। एरे क्या होता है? एक वेरिएबल का सेट होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे जो है 2 वेरिएबल लिए, उसके लिए 2 अलग अलग जगह खाली हुई, तो एरे में भी यही होता है, पर लेकिन वेरिएबल के नाम जो है वो एक ही रहता है, बस उसका आगे चेंज हो जाता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने टेबल
बनाया एरे 3 का एरे मतलब मुझे 3 वेरिएबल बनाने। तो पहला वेरिएबल ऑटोमेटिकली बन जाएगा T0, दूसरा बन जाएगा T1 और तीसरा बन जाएगा T2। हमेशा ये 0 से स्टार्ट होता है और आगे तक चलता जाता है, और इसमें आप जो भी वैल्यू देंगे वो इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। मतलब जैसे आपने यहाँ पे न्यू एरे दिया और 3 वैल्यू दी, तो यहाँ पे जो है एक इस तरह से ब्लॉक बन जाता है मेमोरी में, और उस ब्लॉक को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया क्योंकि आपने 3 वैल्यूज़ मांगी थी। ये होती है T0, ये होती है T1, ये होती है T2। जरूरी नहीं T, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम आप लेंगे तो उसका जो है यहाँ पे डिवाइडेशन हो जाता है, और इस तरीके से जो है पूरा एक वेरिएबल का सेट बन जाता है, और इसी सेट को हम बोलते हैं एरे। और इस एरे से क्या होता है, हमें जो है बार बार अलग अलग तरह के वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं होती। फिर इसके बाद बात करते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो ऑपरेशन को करते हैं। ऑपरेशन मतलब जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, डिवाइड हो गया, इक्वल हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो ये सब ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स का यूज हम क्या करते हैं, किसी भी ऑपरेशन करने। फिर इसके बाद होते हैं इवेंट्स। इवेंट्स मतलब देखिए, जब भी हम विंडो ब्राउजर खोलते हैं तो उसमें हम कोई भी काम करते हैं, उन्हीं काम को हम इवेंट्स बोलते हैं। तो कुछ इवेंट्स कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी लिंक पर मैंने जो है अपना माउस ले गया, तो जब किसी लिंक पर मैं माउस को ले जाता हूँ तो उसको बोलते हैं माउस ओवर, यानी कि लिंक के ऊपर माउस को हम लेकर गए। फिर होता है माउस आउट, जैसे कि मान लीजिए कोई लिंक है और उस पर से मैं अपना माउस हटा रहा हूँ, तो जब मैं माउस हटाऊँगा तो उसको हम बोलते हैं माउस आउट। और इसके बाद होता है क्लिक, तो जैसे कि मान लीजिए मैं किसी बटन पे या किसी लिंक पे क्लिक करता हूँ तो वो एक इवेंट है। सबमिट, जैसे कि हमने पिछली HTML की वीडियोस में देखा था कि जब हम कोई फॉर्म बनाते हैं उसमें एक बटन होती है, और जब हम उस पर सबमिट करते हैं तो वो भी एक क्या है, इवेंट है। तो ये सब इवेंट्स होते हैं जिसमें माउस ओवर, माउस आउट, क्लिक और सबमिट इवेंट्स आते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर मतलब कि जो भी हम इवेंट्स करते हैं उनके रिएक्शन क्या होगा, उनका एक्शन क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी लिंक पे क्लिक करता हूँ या लिंक पे, देखिए सब इवेंट हैंडलर, जैसे कि हमने देखा था माउस ओवर। माउस ओवर क्या होता है, एक इवेंट होता है, पर इवेंट हैंडलर से हम क्या कर सकते, उसके एक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी लिंक पे क्लिक किया, किसी लिंक पे जो है अपना कर्सर ले गया, तो मैं बिना क्लिक करे ही उस लिंक पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। तो वो मैं किससे कर सकता हूँ, इवेंट हैंडलर की मदद से। और वो इवेंट हैंडलर क्या है, ऑन माउस ओवर। इसके बाद होता है ऑन माउस आउट, जैसे कि मान लीजिए कोई लिंक है, मैं उस पर से कर्सर अपना माउस हटाता हूँ, तो माउस हटाते ही उस लिंक पर रीडायरेक्ट हो जाऊँ या कोई एक्शन हो जाए, मतलब ये सब इवेंट हैंडलर के अंतर्गत आते हैं। और जैसे कोई लिंक है, लिंक पे मान लीजिए मैं कोई क्लिक करता हूँ, यदि क्लिक के बाद कोई पेज रीडायरेक्ट होता है या ऑन क्लिक पे हमें कुछ अलग करना है, कुछ नया एक्शन देना है, तो हम ऑन क्लिक पे दे सकते हैं। ये सब इवेंट हैंडलर होते हैं। फिर इसके बाद होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब एक कथन। स्टेटमेंट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने दिया है कि आई की वैल्यू यस है, तो ये भी एक तरह से स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट जो है एक तरह से कैपेबल होता है कि पूरे प्रोग्राम को चेंज कर दे। यदि आई बराबर यस है, यानी कि आई यस के इक्वल में है, तो प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट मतलब बंद हो जाए। और यदि आई की वैल्यू यस के अलावा कुछ और है, तो प्रोग्राम जो है वो अगले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से जो हम स्टेटमेंट का यूज़ करके प्रोग्राम के कंट्रोल को बदल सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंट्रोल को स्विच कर सकते हैं स्टेटमेंट्स की मदद से। और स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो हम जब उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद होते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या होते हैं कि देखिए, फंक्शन जो है एक इंस्ट्रक्शंस का एक समूह होता है। तो फंक्शन जैसे कि कार चलाना भी एक फंक्शन है। कार चलाना भी क्या है, फंक्शन है। उसमें चाबी लगाओ, चाबी घुमाओ, गियर डालो, एक्सेलेरेटर करो, तो ये सब क्या है, एक निर्देश है। पहला निर्देश है चाबी लगाना, दूसरा निर्देश है चाबी घुमाना, तीसरा निर्देश है गियर डालना, चौथा निर्देश है एक्सेलेरेटर देना। तो ये जो है ये सब निर्देश हैं। इसी तरह से हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, और उस फंक्शन में हम जो चाहे वो निर्देश दे सकते हैं और उसको जब चाहे जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हेलो नाम से। हेलो नाम से फंक्शन, जब भी हमें कोई फंक्शन बनाना होता है तो उसके हमें आगे लिखना होता है फंक्शन कीवर्ड। तो जब हम हेलो नाम का एक फंक्शन बनाएंगे तो उसके आगे आप 2 पैरेंथेसिस लगाएंगे, जिसको हम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं। और ये जो है इसको हम बोलते हैं फंक्शन की बॉडी। और इसके बाद इसके अंदर जो लिखा होता है इसको हम बोलते हैं
फंक्शन को डिफाइन करना, यानी कि हम जो इसमें काम करवाना चाहते हैं वो करते हैं। तो ये होते हैं फंक्शन। तो इनको भी जब हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप ये समझ लीजिए कि ये सब जो है वो जावा स्क्रिप्ट के एलिमेंट्स हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।